स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। हाजिर है हरि प्रकाश राठे की कहानी या में दो न समाए। दिसंबर की कंपकपाती ठंड में मावट के दिन आते ही ठंड दूनी हो जाती है। हड्डियों के दर्द के चलते बूढ़े इन दिनों बहुत परेशान हो जाते हैं। बूढ़ी हड्डियों को चलने के लिए सूरज की गर्मी तो चाहिए ही, एहसासों की नमी भी उतनी ही आवश्यक है। इन्हीं दिनों अनेक बार लगता है बादल इकट्ठे होकर बर्फ की तरह जम गए हैं। क्या बादल स्वयं में खुल जाएंगे? इसके लिए उन्हें मशक्कत तो करनी होगी। उनकी मशक्कत भी तब कारगर होगी जब पीछे उगता सूरज उन्हें सहयोग करे। हाँ, दोनों ठान ले तो संभव है। इन्हीं मावट के दिनों में महेंद्र भंडारी को लकवा क्या हुआ, उनका तो जैसे जीवन ही थम गया। जैसे किसी तेज गति से चलती हुई ट्रेन को यकायक किसी ने जंजीर खींचकर रोक दिया हो। यही हालत महेंद्र जी की थी। अभी उनकी उम्र अधिक तो नहीं थी, महज 50 वर्ष। अच्छे खासे दिखते थे। नित्य सुबह घूमने जाते, योगा करते, पर समय किसका सगा होता है जो उनका होता। लकवा होने के पूर्व कैसे तीखे बाके दिखते। गोरा रंग, इस उम्र में भी काले बाल, आंखों में ललाई, अच्छी देह यष्टि और कदकाठी उनके व्यक्तित्व को एक अलग आयाम देती। 2 वर्ष पूर्व पत्नी शांता का निधन हुआ तो उन पर मानो बिजली गिर पड़ी। लेकिन कारोबारी व्यस्तताओं के चलते इस वज्र दुख को भी उन्होंने नीलकंठ की तरह गले से नीचे उतार लिया। हाथ पांव चलते आदमी स्वयं को व्यस्त भी रख ले, पर यूं लाचार हो जाए तो क्या करे। लकवा शरीर से अधिक मन को मारता है। वैसे तो बड़े लड़के अनिल ने लकवा होने के कुछ दिनों बाद ही 24 घंटे का एक नौकर तीमारदारी के लिए रख लिया था, पर किसी भी गैरतमंद, स्वाभिमानी और सक्षम व्यक्ति के लिए किसी के अधीन होकर जीना भी इतना सरल नहीं है। महेंद्र जी शहर के नामचे उद्योगपति थे। पैसों की भरमार थी। पत्नी के रहते उन्होंने दोनों बेटों अनिल और सुनील के ब्याह निपटा दिए थे। बहुएं सुलक्षणा सेवा में थी। घर में नौकर भी थे, लेकिन अपना दुख तो व्यक्ति को स्वयं ही उठाना पड़ता है। वस्तुतः कुछ दुखों, कष्टों और तकलीफों की व्याख्या भी नहीं हो सकती। उन्हें वही जानता है जो भोगता है। सच ही कहा है, व्यक्ति के पास धन, दौलत, कोठी, गाड़ी सब कुछ हो, पर वो सुखी न हो तो अनेक बार पैसा उसे काटता तो है ही, चढ़ाता भी है। इससे अच्छे तो वो लोग हैं जो छप्पर के नीचे चैन से सोते हैं। अभी कुछ दिन पहले दोपहर 4 बजे घर में घुसे तो बड़ी बहू उनका चेहरा देखकर घबरा गई। पापा तो हमेशा प्रसन्न मन से आते हैं, लेकिन आज ऐसी हालत थी कि मानो किसी पेड़ पर बिजली गिर गई हो और वो बदरंग हो गया हो। वे चुपचाप आकर डाइनिंग टेबल के पास सर पकड़कर बैठ गए। बड़ी बहू चाय बनाकर लाई और टेबल पर रखी ही थी कि महेंद्र जी फफक पड़े। बहू ने झकझोरा तो बोले, बहू, आज मैंने जीवन में वो किया जो कभी नहीं किया। अक्ल फिर गई थी मेरी। सबको सट्टा न खेलने की राय देता था, पर आज कोई पुराना मित्र मिल गया तो मैं उसके साथ बाजार चला गया। उसके उकसाने पर एक बड़ा सा सौदा कर लिया। कुछ ही देर में भाव इस कदर गिरे कि मुझे समझ ही नहीं आया कि अब क्या करूं। सिर्फ 2 घंटे के अंतराल में मुझे 1 करोड़ का घाटा हो गया। 1 करोड़ का। कहते कहते वे इस तरह विलाप करने लगे मानो कोई महापाप कर बैठे हों। फैक्ट्री में बच्चों को सूचना दे दी गई। वे दौड़े आए। सुनील ने स्थिति को देखकर पिता को सांत्वना दी।
पापा, आज हम उस मुकाम पर हैं कि इस हानि को पचा सकते हैं। ये बात सच भी थी कि थैली की चोट बनिया जाने। व्यक्ति अगर कठोर संघर्ष कर धन कमाता है तो उसका मूल्य भी वही जानता है। वे किसी के समझाए न समझे। मावठ के मौसम में भी महेंद्र जी के चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आई, मुंह से झाग आने लगे। उठने का प्रयास किया तो लड़खड़ा कर गिर पड़े। घर से कुछ ही दूर अस्पताल था। आनन फानन में वहां ले जाया गया। सूचना मिलते ही स्नायु तंत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अजय वहां आए। उन्होंने देखा और पल भर में समझ गए कि वे किसी सदमे के शिकार हुए हैं और उसी सदमे से उन्हें कमर के नीचे लकवा हो गया है। इस लकवे से उनका बायां हाथ भी निश्चेष्ट होकर लटक गया। पूरा इलाज किया गया। वे 10 दिन अस्पताल में भी रहे, लेकिन रोग जस का तस बना रहा। अंत में डॉक्टर अजय ने परिवार वालों से कह दिया, देखिए, हमें जो करना था वो हम कर चुके। आप इन्हें घर ले जाइए। दवाइयाँ मैंने लिख दी है। अब इनका जीवन आपकी सेवाओं और फिजियोथेरेपिस्ट पर ही निर्भर है। घर आते ही उनके कमरे में 24 घंटे नौकर की व्यवस्था की गई। सेवा कहना तो सरल है, पर ऐसी तीमारदारी अब किसके बस में है। कसरत करने वाले फिजियोथेरेपिस्ट की भी व्यवस्था की गई, जो नित्य सुबह शाम आकर उन्हें एक्सरसाइज करवाता। कल तक चुस्त दुरुस्त दिखने वाले महेंद्र अब थके हारे दिखने लगे। फिक्र फाके से भी बुरी है। कई बार विलाप करते, ओह, मैंने इतना दुख क्यों किया। करोड़ों में 1 करोड़ चला भी जाता तो कौन सी लुटिया डूब जाती। मेहनत करके फिर कमा लेता, लेकिन चिड़िया खेत चुग जाने के बाद क्या हो सकता है। गांठ से पूंजी भी गई सो गई, शरीर भी खराब हो गया। इन दिनों एक विचित्र अवसाद के चलते दीवारों को ताकते रहते। जब भी उठते डगमगा जाते। बोलते तो वाणी का संतुलन नहीं रहता। समय बीतने के साथ उनकी याददाश्त भी कम होने लगी। अक्सर भ्रांत रहते। दृष्टि कभी सामान्य होती, कभी कहते कम दिख रहा है, कभी अकारण सोते रहते तो कभी नींद ही नहीं आती। कुल मिलाकर इस रोग के चलते उनका शारीरिक मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। घर में अकारण चिढ़ते रहते। प्रारंभ में बहू बेटों ने सहा, पर धीरे धीरे सभी ने बाप से मिलना कम कर दिया। बस औपचारिकता भर मिलते। गाड़ी अब नौकरों के आसरे थी। इस घटना को पूरे 2 वर्ष होने को आए। इस दरमियान 2 फिजियोथेरेपिस्ट भी बदले, पर उनका स्वास्थ्य जस का तस बना रहा। पहले दोनों फिजियोथेरेपिस्ट युवा थे। दोनों रिष्ट पुष्ट पुरुष थे। महेंद्र जी को संभालना सरल नहीं था, इसी हेतु इनको रखा गया था। लेकिन उनके स्वभाव के चलते उन्होंने भी पल्ला झाड़ दिया। महेंद्र जी का चिड़चिड़ापन दिन दिन बढ़ता जा रहा था। कभी कभी तो चिल्लाने लगते, पर बीवी होती तो शायद सुन लेती, अन्य कौन सहन करे। पुनः डॉक्टर अजय को नया फिजियोथेरेपिस्ट भेजने को कहा गया। इस बार फिजियोथेरेपिस्ट वीणा चोपड़ा थी। उम्र कोई 40 वर्ष, ऊंचा कद, चुस्त, भरा बदन, अच्छे नक्श, गहरी पानीदार, सम्मोहक आंखें जिसके किनारे पर नीली छाई थी, बात बात पर खिलखिलाकर हंसती। ये कार्य करते हुए उसे 15 वर्ष होने को आए। 3 वर्ष पूर्व दुर्घटना में पति का निधन हो गया। एक बेटा था, वही जीवन का आसरा था। उसे देखकर जीवन के सारे दुख भुला लेती। अब वो भी 12 वर्ष से ऊपर का हो चुका था। वीणा वाक्पटु तो थी ही, उसका ड्रेस सेंस भी काबिले तारीफ था। वो बहुधा सलवार कुर्ते में होती। चेहरे पर हल्का मेकअप उसके रूप व्यक्तित्व को और निखारता। माथे पर बिंदी लगाती एवं लोग अनेक बार कहते भी, विधवा होकर देखो बिंदी लगाती है,
बन ठन कर रहती है, बेबात हंसती है। तो वो इन बातों को यूं दरकिनार करती जैसे सुना ही ना हो। बहुत विदुषी थी, जानती थी दुख सबके जीवन का हिस्सा है। सुख वस्तुतः इस दुख को शिकस्त देने की कला ही है। अपने व्यवहार से उसने अब तक अनेक रोगी ठीक किए थे। उसके विभाग वाले तो यहां तक कहते, जो किसी से ठीक नहीं होते वीणा से ठीक हो जाते हैं। वीणा जब पहली बार महेंद्र जी से मिली तब वे अपने कमरे की खिड़की के पास व्हील चेयर पर बैठे बाहर बगीचे में झांक रहे थे। सुबह के लगभग 9 बजे होंगे। वीणा चलकर उन तक गई, कुर्सी पर रखा उनका निश्चेष्ट बायां हाथ धीरे से दबाया और बोली, आज से मैं आपकी नई थेरेपिस्ट हूं। यह कहकर वो मुस्कुराई तो उसकी धवल दंत पंक्ति मोतियों से बिखर पड़ी। बाहर बगीचे के आगे दीवार पर कुछ पौधे रखे थे जिसमें मौसम के अनुरूप गुलाब, जूही, डहेलिया आदि फूल खिले थे। बगीचे की घास और पौधों पर अब भी ओस की बूंदें थी जो यहां वहां सवेरे की सूर्य किरणों के संपर्क से चमक उठी थी। वातावरण में ठंडक थी। नवंबर के प्रारंभिक दिन थे। वीणा पुनः बोली, ओह, कितने सुंदर फूल हैं। गुलाब कितने ताजा हैं। क्या आप इन्हीं फूलों को देख रहे हैं? जी हाँ, कभी सुबह मैं बागवानी करता था, तब बगीचा फूलों से भरा होता। सर्दी आने के 2 माह पहले ही मैं कलमे दुरुस्त कर लेता। खाद पानी का भी मैं ध्यान रखता। लेकिन अब देखो, गमले कैसे बेतरतीब पड़े हैं। मैं तो इन पर रंग भी करता था, पर ये देखो, अब ये रंग कितने फीके पड़ गए हैं। कहते कहते वे हाँफने लगे। ठीक से न बोलने और अनायास आए इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वे सकपका गए। वो समय शीघ्र वापस आने वाला है। फूल फिर से वैसे ही महकेंगे जैसे पहले खिलते थे। आप जो सोचते हैं, कुदरत एक दिन स्वयं आपके हाथों में रख देती है। लगता है आपकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है। कहते कहते वीणा बेबात खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी दूधिया बत्ती सी से मानो जूही के फूल झड़ने लगे थे। पौधे में खिले जूही के फूल मानो उसके मुंह में आ गए थे। चलिए, अब कसरत करते हैं। आप पुनः बागवानी करें, इसके लिए ये जरूरी है। वीणा मुस्कुराई, फिर कुर्सी मोड़कर उन्हें पलंग तक लाई और सहारा देकर लिटाया। महेंद्र जी में क्षण भर के लिए ऊर्जा का संचरण हुआ। कुछ ही देर में कसरत प्रारंभ हुई। वीणा कसरत करवाते हुए उन्हें गौर से देख रही थी। उसे समझ आ गया कि महेंद्र जी एक ऐसे रोगी हैं जिनके भीतर जीवन की अनंत संभावनाएं हैं, पर वे जीने की आशा, उमंग और उन्माद खो बैठे हैं। इसी निराशा के चलते असहाय बार बार चिढ़ते हैं। घर वाले उन्हें दरकिनार कर चुके हैं। पत्नी का कुछ वर्ष पूर्व निधन हो चुका है। मित्र अब देखने आते नहीं, फैक्ट्री जाते नहीं, फिर जीवन को गति कैसे मिले? लकवे में तो वैसे भी मस्तिष्क को उत्साह देने वाले केमिकल्स कम हो जाते हैं। जीवन को फिर संतुलन, आनंद और उत्साह से कैसे भरा जाए? कुछ लोग अपना कार्य ऐसे करते हैं मानो वे तपस्या, साधना कर रहे हों। उनका ध्यान 8 प्रहर 64 घड़ी लक्ष्य पर रहता है। कौशल से संयुक्त होकर श्रम अप्रत्याशित परिणाम भी देता है और साधना तब इबादत बन जाती है। वीणा कुछ दिन इसी प्रकार आती रही। महेंद्र जी में भी कुछ परिवर्तन आए। वे इन दिनों कम चिढ़ते और वीणा को वांछित सहयोग भी करते। सुर मिलने से ही कार्य गति पकड़ता है। ठंड अब बढ़ने लग गई थी। आज वीणा आई तो अन्य दिनों से भिन्न लग रही थी। वो नित्य सलवार कुर्ता पहनती, पर आज हल्के हरे रंग की सिल्क की साड़ी के ऊपर स्वेटर पहने खिल रही थी।
साड़ी में उसका कद और ऊंचा लग रहा था। आंखों पर चमकती पलकें जिस पर आई शेडो लगी थी, आंखों के कोरों में हल्का काजल, कानों में मोती के बूंदे पहने वो गजब ढा रही थी। ओह, आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हो, कहते हुए महेंद्र जी न जाने किस श्लोक में खो गए। शायद उन्हें पत्नी की याद हो आई थी। जी धन्यवाद। आज बहुत दिनों बाद साड़ी पहनने का दिल हो आया। जीवन में बदलाव न आए तो जीवन नीरस हो जाता है। कहते हुए वीणा ने साड़ी का पल्लू अपनी कमर में ठोसा तो महेंद्र जी की नजर उस ओर गई। मन ही मन सोचा, ओह, ये कितनी कमसिन है। चक दूधिया कमर, नक से शिक ऐसे दिखती है मानो हुस्न परी हो। यही सोचते महेंद्र जी की आंखों में एक विचित्र चमक उभर आई। एक ऐसी चमक जिसमें उगते सूर्य की लालिमा का हल्का प्रकाश था। उन्हें लगा जैसे बगीचे में यकायक एक नई कली चटकी हो। वीणा ने गहराई से महेंद्र जी की आंखों में देखा। आशा और उत्साह से भरी आंखें। यकायक उसे एक विचार क्रौंधा। ये एक अद्भुत नवीन प्रयोग था। दूसरे दिन से कसरत के बाद हमेशा 10 मिनट रुककर उनसे बतियाती, उन्हें उनके अच्छे दिनों की याद दिलाती। अनेक बार वो इतना सट कर बैठ जाती कि महेंद्र जी भौंचक के रह जाते। उसका सामीप्य, बिंदास हंसी और सम्मोहक व्यक्तित्व उनमें अजीब सी स्फूर्ति भर देते। कुछ ही महीनों में वे वीणा से बातें करने लगे मानो वो उनकी अतरंग सखी हो। धीरे धीरे वो उनकी ऐसी विश्वास पात्र हो गई कि वे उसे अपने मन की वो बातें भी कहने लगे जो वे अपने परिवार वालों तक को नहीं कहते। बात करते हुए वे अनेक बार हकला जाते और उनके मुंह के कोने से लार गिरने लगती। आज वीणा कमरे में आई तो बहुत खिली लग रही थी। वो नित्य दरवाजा बंद कर पलंग के पास खड़े होकर कसरत करवाती, लेकिन आज सीधे पलंग पर आकर बैठ गई। अब वो अपने संकल्प को मूर्त रूप देने का सोचने लगी थी। यकायक उसने महेंद्र जी के सिर पर हाथ रखा और धीरे धीरे अपनी उंगलियां उनके बालों में घुमाने लगी। उंगलियां घुमाती हुई बोली, आपके बाल आज भी कितने घने, काले और रेशम जैसे कोमल है। इस उम्र में तो अच्छे अच्छों के बाल सफेद हो जाते हैं। आप आज भी कितने रोमांटिक हैं ना, युवा दिखते हैं। चलो आज हम कोई कसरत नहीं करते, आज कसरत की छुट्टी, आज बस बतियाएंगे। कहते हुए उसने अपने दोनों हाथ महेंद्र जी के गालों पर रखे और उन्हें इस तरह देखा जिस तरह देखने को मर्द प्रेम कहते हैं। ये एक अप्रत्याशित व्यवहार था। महेंद्र जी के मस्तिष्क में मानो बिजली क्रौंधी। उन्होंने गौर से देखा, वीणा की आंखों में लाल डोरे तैर रहे थे। उस रात महेंद्र जी की नींद उड़ गई। वीणा की आंखों, कोमल उंगलियों और बेबाक हंसी का जादू उनके सिर चढ़कर बोलने लगा। वे अनुभवी पके चावल थे। उन्हें क्षण भर में समझ आ गया कि वीणा मन ही मन उन्हें चाहती है। ऐसी विद्वान, रूपसी और बिंदास स्त्री को प्रेम की पींगे बढ़ते देख वे निहाल हो गए। धीरे धीरे महेंद्र जी में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगे। वे एक नए विश्वास, संकल्प और उत्साह से भर गए। वीणा नित्य आती, उनसे बतियाती, कुछ कसरत करवाती और जाते हुए ऐसी लजाई आंखों से देखती कि महेंद्र जी का रोम रोम खिल जाता। वे दिन रात उसी की कल्पनाओं में खोए रहते। वे मन ही मन सोचते, वीणा के रूप में सौभाग्य ने उनके द्वार पर दस्तक दी है। क्या ही अच्छा हो वे ठीक हो जाएं और आगे बढ़कर वीणा को विवाह प्रस्ताव दें। अब तो जमाना बदल गया है। ऐसे रिश्तों को परिवार भी अनुमत करने लगे हैं। इन्हीं हसीन कल्पनाओं के बीच उन्होंने अपनी टांगों की ओर देखा जो निश्चेष्ट पड़ी थी। लेकिन ये क्या,
आज उनकी टांगें हिलने लगी। उनका निश्चेष्ट हाथ भी यंत्र चालित सा उनकी टांगों तक जा पहुंचा। ये एक हिमखंड पिघलने जैसी बात थी। प्रेम की गर्मी और एहसासों की नमी से मनुष्य तो क्या, पत्थर भी पिघल जाते हैं। मावठ फिर आया, बादल फिर जम गए, लेकिन इस बार सूरज तन गया। सूरज ने ताप दिखाया तो बादल बिखर कर न जाने कहां लुप्त हो गए। एक अकल्पनीय आश्चर्य घटित हुआ और कुछ दिनों के अंतराल में महेंद्र जी पहले की तरह स्वस्थ हो गए। उनके लिए ही नहीं, पूरे परिवार के लिए ये घोर अचरज की बात थी। आज वीणा कमरे में आई तो महेंद्र जी ने उठकर उसका अभिवादन किया। उसे पलंग के किनारे बिठाकर बोले, वीणा, तुमने मेरा जीवन बदल दिया है। तुमने असंभव संभव कर दिखाया है। मैं हृदय से तुम्हारा कृतज्ञ हूं। समझ नहीं आता इस एहसान का मूल्य कैसे चुकाऊं। इतना कहते हुए वे वीणा से लिपट गए। आंखों में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उनके कपोलों पर बहते आंसू उनकी मनोदशा का बयान कर रहे थे। थोड़ी देर में संयत हुए तो बोले, वीणा, प्रेम की ताकत असीम है। प्रेम गूंगे को वाचाल और अपंग को भी अपूर्व शक्ति से भर देता है। तुमने ये सिद्ध कर दिखाया है। ये कहते हुए उन्होंने मन की आखिरी गिरह भी खोल दी। वीणा, मैं तुम्हें मन से चाहने लगा हूं। आज मैं मेरे परिवार के आगे तुमसे विवाह का प्रस्ताव रखना चाहता हूं। महेंद्र जी जानते थे वीणा इस प्रस्ताव पर कभी मना नहीं करेगी। उसके कठोर हालात और वैधव्य की पीड़ा उनसे छुपी नहीं थी। लेकिन ये क्या, देखते ही देखते वीणा की आंखों से गंगा जमुना बह निकली। महेंद्र जी की ओर देखते हुए बोली, महेंद्र जी, ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। मिस्टर चोपड़ा आज भी मेरे रोम रोम में बसते हैं। वे इतने अच्छे प्रेमिल पुरुष थे कि कोई अन्य मेरे जीवन में हो, ये कल्पना भी मेरे लिए असंभव है। प्रेम और कर्तव्य के लिए सर्वस्व त्याग का भाव मैंने उन्हीं से सीखा है। उनका प्रेम पल पल मेरी सांसों में महकता है। मेरे हृदय मंदिर में उसी देवता की मूर्त है। मैं आज भी नित्य भाव पुष्पों से उनकी पूजा करती हूं। फिर कुछ रुक कर बोली, मिस्टर महेंद्र, आप बहुत जिंदा दिल इंसान हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी मजबूरी समझेंगे। मुझे ये भी भरोसा है कि अब से आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। मन में आशा, सकारात्मकता और स्थितियां बदलने का उत्कृष्ट भाव हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। मैं आपसे विदा चाहती हूं। अब मैं यहां नहीं आ सकूंगी। मेरा कार्य पूर्ण हो गया है। इतना कहकर वो सर्र से कमरे से निकल गई। आश्चर्यचकित महेंद्र जी ने सामने लगी पत्नी की तस्वीर की ओर देखा और नजरें नीची कर ली। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे हर कहानी सीधे पहुंच सके आप तक। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।